Hello and good evening. So, today we will be covering the Hindu newspaper for 31st October. So, let's begin. So, here we will be covering the topic of anti defection, what it means, and what are the various Supreme Court judgments that are relevant for our exam. So, here it is. So, anti defection law is given under the 10th schedule of the Constitution, which was added after 52nd Constitutional Amendment Act in 1985. Okay, so that's the basic first thing. 52nd Constitutional Amendment and 10th schedule हो जाएगा. It is about Dal Badan Kanun. So what happened earlier is कि if there are 10 MPs in party A and party A is the ruling government, ruling party, and if these 10 MPs या MLAs go to party B, this can cause the fall of the government. This can cause the fall of the government, and then party B will claim to be in power. As a result, what will happen? The government will fall, new governments will come, then somebody will pay them extra money, and then these 10 MP MLA will go to some other party, and things like that happen, and these things hamper the stability of the government. So in order to stop these dal badli, to stop these defections, we brought a law that is known as anti-defection law. So there are 4 provisions within this that are understood as defections. If you are doing these 4 things or any of these 4 things, अगर आप इनमें से कोई भी एक चीज़ कर रहे हो तो इसका मतलब आप एंटी डिफेक्शन लॉ आपके ऊपर लग जाएगा. एंड अगर आपके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लग गया तो आपको असेंबली से बाहर निकाल दिया जाएगा, आपको MP MLA के पद से हटा दिया जाएगा. ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें हैं. पहला है कि व्हेन एन MP MLA gives up the membership of a party from which he was elected. So for example, अगर मैं पार्टी में भी आई वॉज इलेक्टेड फ्रॉम पार्टी ए एंड मैंने बोला कि मैं पार्टी ए छोड़ रहा हूँ. ठीक है, तो इसमें अगर मैं पार्टी को छोड़ रहा हूँ, जिस पार्टी ने मुझे टिकट दिया, जिस पार्टी के टिकट पे मैं इलेक्शन जीती हूँ, अगर मैं उस पार्टी को छोड़ रही हूँ तो दैट मीन्स मैंने डिफेक्शन किया है, मैंने दल बदली की है, और तो मुझे डिफेक्शन लगा दिया जाएगा. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज अगर आप पार्टी ए से चूज हो रहे हो, पार्टी ए के टिकट पे चूज हो रहे हो, पार्टी ए के मैनिफेस्टो मतलब आप जो भी पत्र देते हो कि अच्छा हम ये करें, हर पार्टी एक मैनिफेस्टो निकालती है कि अगर हम सरकार में आए तो हम ये करेंगे. तो जो जनता होती है वो पार्टी के बेसिस पे वोट कर रही है कि अच्छा हाँ इस पार्टी को वोट देते हैं. वो कैंडिडेट का शायद बहुत बार नाम भी नहीं पता होता है लोगों को, बट वो पार्टी के बेसिस पे करते हैं. और अगर आप उस पार्टी को ही छोड़ दे रहे हो, दैट मीन्स आप उन लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हो या उन लोगों के साथ जालसाजी कर रहे हो. एज अ रिजल्ट पार्टी को अगर आप छोड़ रहे हो तब भी वो माना जाएगा कि आपने डिफेक्शन किया है, दल बदल किया है. फर्स्ट. सेकेंड चीज क्या हो रहा है कि यू आर वोटिंग अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ अ पार्टी विप. पार्टी विप एक ऐसे पोजीशन होती है, एक ऐसे मेंबर को कहा जाता है जिनको हमने एक पोस्ट दी होती है. जब कुछ कुछ सर्टेन मैटर्स में अगर विप ने कहा कि इस पर्टिकुलर बिल पे सबको येस में वोट करना है, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ आप क्या मानते हैं, आपको येस में ही वोट करना पड़ेगा. या फिर पार्टी विप ने कहा कि इसमें आपको नो पे ही वोट करना है, तो आपको नो पे ही वोट करना पड़ेगा. अब ये क्यों डिफेक्शन है, इसको समझते हैं. कि मान लीजिए हमारे पास एक कोई बिल आया, ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो एक बिल लेके आई. अब मैं ठीक है, मैं एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर गवर्नमेंट की मतलब अगर मैं इस गवर्नमेंट की पार्टी से बिलोंग करती हूँ तो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर आई कैन नॉट लीव दिस पार्टी, आई कैन नॉट लीव दिस पार्टी एंड गो टू ऑपोजिशन पार्टी. ठीक है, बट यहाँ पे एक कंडीशन है कि ऑपोजिशन मुझे मे बी सम रुपीज ऑफर करे या कुछ भी ऑफर करे और कहे कि आप अपनी पार्टी मत छोड़ो, बट गवर्नमेंट का कोई भी बिल आए तो आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट वोट करो या फिर आप हमारे फेवर में वोट कर दो. तो जिससे क्या होगा कि गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज चल ही नहीं पाएंगी, गवर्नमेंट ढंग से फंक्शन नहीं कर पाएगी. ठीक है, तो इन सब चीज़ों को इंश्योर करने के लिए एक पोजीशन होती है पार्टी विप. तो पार्टी विप कहती है कि जो पार्टी को लगता है कि अच्छा ये चीज़ सही है, ये चीज़ पे हमें आगे जाना चाहिए, या इस चीज़ पे वोट करना चाहिए, इस चीज़ पे वोट नहीं करना चाहिए, तो पार्टी विप बताती है कि आप क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, कैसा वोट करोगे. तो अगर आप पार्टी विप के ऑर्डर्स को नहीं मान रहे हो या उनके ऑर्डर्स के खिलाफ कुछ वोट कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो डिफेक्शन. ठीक है. थर्ड पॉइंट क्या होता है
कि एक इंडिपेंडेंट एमएलए, यानी कि इंडिपेंडेंट मतलब निर्दलीय, मतलब जिन्होंने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर चुनाव नहीं लड़ा है, अपना इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा है, वो अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर ले रहे हैं जाके, तब भी वो डिफेक्शन दल बदली कहलाएगी, क्योंकि वोटर ने आपको एज ए इंडिपेंडेंट वोट किया, आपको किसी पार्टी के बेसिस पे नहीं वोट किया। और अगर आप पार्टी ज्वाइन करें तो ये भी सही बात नहीं है। लास्ट इज द नॉमिनेटेड एमपी एमएलए, मतलब नॉमिनेटेड जिनको आप प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर रहे हैं राज्यसभा में, या फिर अब तो चलो नॉमिनेशन इन लोकसभा नहीं होता, तो राज्यसभा में जो लोग नॉमिनेट होकर आए वो किसी पार्टी को 6 महीने के बाद ज्वाइन कर रहे हैं अगर, तो उनके लिए भी उनको 6 महीने का आपको टाइम दिया गया। अगर आपको 6 महीने में कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप 6 महीने के बाद ज्वाइन करें तो पॉलिटिकल पार्टी, तो ये चीज़ नहीं मानी जाएगी, तो आप डिफेक्शन देंगे। तो 4 चीज़ें हैं हमारे पास। क्या क्या है वो 4 चीज़ें? पहला, कि आपने मेंबरशिप को गिव अप कर दिया है, मेंबरशिप छोड़ दी है। दूसरा, अगर आप पार्टी विप की बात को नहीं मान रहे हो। तीसरा, अगर आप इंडिपेंडेंट होकर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर रहे हो। एंड चौथा, अगर आप नॉमिनेटेड मेंबर होकर 6 महीने के बाद पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर रहे हो। ठीक है, देन अब इसमें कौन डिसाइड करेगा कि मेंबर ने डिफेक्शन किया है कि नहीं? तो यहाँ पे जो स्पीकर ऑफ द हाउस है या चेयरमैन ऑफ द हाउस है, हुई इज द डिसाइडिंग अथॉरिटी। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या हो रही है कि स्पीकर ने डिसीजन दिया है या डिसीजन सही इरादे से दिया है कि नहीं, उस चीज को जुडिशियल रिव्यू आप लगा सकते हो, मतलब ये मैटर जुडिशरी टेस्ट कर सकते हैं कि स्पीकर सही है कि नहीं। तो यहीं पे जब हम न्यूज देख रहे थे तो न्यूज में वही बात थी कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ स्पीकर को कह रही है कि भैया, महाराष्ट्र में हमने देखा था पिछले साल एकनाथ शिंदे की सरकार बनी थी, उद्धव ठाकरे की सरकार थी, जिसमें से बहुत सारे एमएलए जो थे वो शिफ्ट हो गए थे दूसरे पार्टी की तरफ, और एकनाथ शिंदे की सरकार बन गई थी। तो इस मैटर को जांचने के लिए स्पीकर के पास मैटर गया कि ये जो एमएलए इधर गए हैं वो डिफेक्शन है कि नहीं। तो यही सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप बहुत टाइम लगा रहे हैं, आपको जल्दी से जल्दी डिसीजन देना पड़ेगा। एज अ रिजल्ट हम कह सकते हैं कि हाँ भाई, जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेबल है। ठीक। थर्ड क्या बात होती है कि स्पीकर कितने टाइम में देंगे? आप 6 महीने में दे रहे हैं, 1 साल में दे रहे हैं, तो स्पीकर के ऊपर अभी हमने कोई भी टाइम लिमिट को फिक्स नहीं किया है। स्पीकर का जब मन करेगा, जितना टाइम में मन करेगा, वो उतने टाइम में अभी डिसीजन देंगे। ठीक है, तो कोई टाइम लिमिट नहीं है और जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेबल है। फिर इसी से रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ कुछ केसेस बताए हैं कि डिफेक्शन लॉ को हमें कैसे यूज करना है। तो सुप्रीम कोर्ट के केसेस कहते हैं, पहला हो जाएगा केशव मेघचंद्र केस। केशव मेघचंद्र केस ये कहता है कि आपको 3 महीने के अंदर डिसाइड करना चाहिए। अगर कोई स्पीकर के पास कोई आया है केस डिफेक्शन का, तो आप 3 महीने के अंदर डिसाइड करके बताइए, पहली चीज। दूसरी चीज, रादर देन स्पीकर, आप स्पीकर के बदले आप एक काम करो, एक इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल बनाओ, एक इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल बनाओ जो देखेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये सजेशंस थे सुप्रीम कोर्ट के कि पहली चीज 3 महीने के अंदर बना दीजिए, दूसरी चीज स्पीकर ना डिसाइड करे, रादर देन एक ट्रिब्यूनल डिसाइड करे कि कौन डिफेक्ट कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। ओके, सेकंड एक आता है केस नेबम रेबिया केस। ठीक है, नबम रेबिया भी बोलते हैं, नेबम रेबिया या नबम रेबिया वट। इस केस में बोला गया था कि स्पीकर जो है एंटी डिफेक्शन केस के ऊपर जजमेंट नहीं दे सकते अगर उनके खुद के रिमूवल का केस चल रहा है। समझ रहे हैं? मतलब अगर हमने कहा कि स्पीकर को हटाने का कोई एक रिजोल्यूशन हाउस में चल रहा है, तब स्पीकर कोई एंटी डिफेक्शन लॉ के केस पे जजमेंट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? अब मान लीजिए मेरे रिमूवल का केस चल रहा है, तो चांस है कि मैं खुन्नस में या मैं किसी के वोट को इन्फ्लुएंस करने के लिए डिसीजंस उनके हित में दो। फॉर एग्जाम्पल 10 लोगों के ऊपर रिमूवल का वो आया, तो मैंने बैक चैनल टॉक्स किया, मैंने कहा कि एक काम करो, आप लोग मेरे फेवर में वोट करना, आप लोग मुझे मत निकलवाना, इसके बदले मैं आपके एंटी डिफेक्शन के केसेस जो हैं वो माफ कर दूंगी या आपके फेवर में डिसीजन दूंगा। तो ऐसी चीजें ना हो, इसलिए नेबम रेबिया केस ने बोला कि अगर स्पीकर को हटाने का मोशन चल रहा है असेंबली में ऑलरेडी, उस समय स्पीकर कोई भी एंटी डिफेक्शन लॉ पे वोट नहीं देंगे, कोई जजमेंट नहीं देंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द एंटी डिफेक्शन लॉ ऑन बेसिस ऑफ की प्रीलिम्स में क्या क्या चीजें पूछ सकते हैं। आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ फॉर इट। ओके, सो मूविंग अहेड, there is nothing much from this page। यहाँ पे वी हैव बीन डिस्कसिंग एयर पोल्यूशन फॉर 3-4 दिन लगातार। यहाँ पे फिर से बोल रहे हैं कि एयर पोल्यूशन सीवियर हो गया कुछ पार्ट्स ऑफ दिल्ली में। सीवियर का मतलब हमने आज सुबह की वीडियो में कवर किया था कि 6 कैटेगरीज होती हैं AQI की। AQI में सबसे लास्ट वाली कैटेगरी जो सबसे खराब एयर पोल्यूशन जब हो जाती है, एयर क्वालिटी सबसे खराब हो जाती है, उसको हम बोलते हैं सीवियर क्वालिटी।
जो कि अभी करंटली है हमारे को, जहाँ पे AQI जो होता है 400 से 500 के आसपास पहुंच जाता है। ओके, मूविंग अहेड। ये सब स्टेट रिलेटेड न्यूज़ है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एक बात आई है कि छठ पूजा होने वाली है बिहार में, उसके लिए क्या क्या अरेंजमेंट्स किए गए हैं। सबसे पहले देखते हैं कि छठ पूजा क्या होती है। तो ये आर्टिकल कहता है कि छठ पूजा जो होती है ये सन गॉड को आप प्रेयर करते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे डिवोटीज स्पेशली विमेन जो होती हैं वो फास्ट रखती हैं और प्रेयर्स ऑफर करती हैं उगते हुए सूरज को और डूबते हुए सूरज को वाइल स्टैंडिंग इन दी वाटर्स ऑफ द रिवर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी महिलाएं, मतलब बहुत सारे डिवोटीज स्पेशली महिलाएं उगते सूरज और डूबते सूरज को प्रेयर ऑफर करती हैं पानी में खड़े रह के, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि छठ पूजा के लिए अरेंजमेंट्स में बताया गया है कि यहाँ पे ड्रोन्स वगैरह लगाए जाएंगे, सीसीटीवी लगाया जाएगा, मतलब ड्रोन्स उड़ाए जाएंगे घाट्स के ऊपर जिनमें सीसीटीवी लगा होगा ताकि हम मॉनिटर कर पाएं और जैसे स्टैम्पीड या फिर एकदम से भगदड़ ना मच जाए उस तरह की सिचुएशंस को बचने के लिए इस तरह के अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि हम कहते हैं ना स्टेट वर्सेस रिलीजन, कि हम इंडियन सेकुलरिज्म में क्या होता है कि स्टेट और रिलीजन बिल्कुल सेपरेट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्टेट जो है वो पॉजिटिव व्यू ऑफ रिलीजन, पॉजिटिव सेकुलरिज्म में हम बात करें कि स्टेट जो है रिलीजन के मैटर में इंटरफेयर नहीं कर रहा है, बट अपनी गवर्नेंस के थ्रू लोगों के राइट टू रिलीजन को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है, लोगों का राइट टू रिलीजन प्रोटेक्ट कर रहा है कि अगर आप अपने रिलीजन को शांतिपूर्वक अच्छी तरीके से मना पाए, उसके लिए स्टेट एफर्ट्स कर रहा है इन द फॉर्म्स ऑफ कि सीसीटीवी वाले ड्रोन्स उड़ा दिए, ठीक है। चलिए मूविंग अहेड। यहाँ पे भी वही स्टेट रिलेटेड न्यूज़ हैं, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे फिर से हम वही बात कर रहे थे, हम 3-4 दिन से लगातार फार्म फायर्स के बारे में बात कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि पीक ऑफ फार्म फायर्स हैज़ पास्ट। मतलब क्या है कि जितनी फार्म फायर्स होनी थी अब हो चुकी हैं, यानी कि फार्म फायर्स पहले से बहुत कम हो गई हैं, ठीक है। इसके रीजन हमने देखे थे क्या थे। पहला कम होने का रीज़न इज अवेयरनेस, लोगों में हमने पिछले 3-4 साल में बहुत अवेयरनेस बढ़ाई है कि नहीं फार्म फायर्स नहीं करनी चाहिए, हमें खेतों में आग नहीं लगानी चाहिए। दूसरा, यहाँ पे ईंटों के जो भट्टे होते हैं, ईंटों के भट्टों में हमने मैंडेटरी किया है कि जो आसपास के ईंटों के भट्टे हैं उनको मैंडेटरी है आप जो स्टबल है, जो पराली है, उसको खरीदें और कोयले के साथ आप इसको बर्न करें ताकि पॉल्यूशन जो है ओवरऑल, मतलब टोटल पॉल्यूशन जो है वो कम हो जाए, ठीक है। समझ रहे हैं कैसे कि पहले क्या हो रहा है कि ईंटे के भट्टे को 100 यूनिट एनर्जी चाहिए होती थी, तो 100 यूनिट वो कोल से ही ले रहा है, ठीक है। और इधर दूसरी तरफ फार्मर को जो अपनी स्टबल है वो जलानी है, वो जला ही रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, आपने कहा कि आप इस स्टबल को बेच दो इनको, ईंटे भट्टे वालों को, इनको जो 100 यूनिट एनर्जी चाहिए वो थोड़ी कोल से लेंगे, थोड़ी स्टबल से लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोल की ओवरऑल जो खपत है वो कम हो जाएगी, एज अ रिजल्ट टोटल पोल्यूशन जो है वो कम हो रहा है, ठीक। तीसरा मेथड इन्होंने बोला बायोमास मैनेजमेंट। बायोमास मैनेजमेंट मतलब क्या है कि आप एक काम करो, अपनी जो नीचे की पराली बची है, जो मतलब जैसे यहाँ से पूरा पेड़ काटा हमने, पूरा पेड़ जब काटा तो नीचे इतना सा रह गया, तो इसको जलाने की बजाय इसको भी आप उखाड़िए और इसको हमें बेच दीजिए 2 रुपए 3 रुपए किलो में, इसको आप बेच दीजिए, इससे हम कंपोस्ट बना लेंगे या फिर बायोगैस बना लेंगे। तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह के इनिशिएटिव्स को भी लेके आए हैं ताकि लोग इसको अच्छे से मैनेज कर पाए रादर देन जलाने के उसमें, ठीक है। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी न्यूज़ है, ऐसे नोट्स बनाने लायक नहीं है बट ऐसे ही बस जानने के लिए, जनरल अवेयरनेस के लिए। तो हुआ क्या कि एक दुर्भाग्यवश घटना हुई जहाँ पे एक आदमी की डेथ हो गई पंजाब में। जो ट्रैक्टर के स्टंट्स होते हैं, नहीं जैसे इंडियाज गॉट टैलेंट में मैंने देखा था कि जिस तरह से ट्रैक्टर्स को पूरा उल्टा कर देंगे और बहुत तेज जलाएंगे और ऐसे ऐसे बहुत तेज चलाएंगे, ऐसे ऐसे सर्किल्स में लेके जाएंगे, इस तरह से चीज़ों में देखा गया कि बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। एज अ रिजल्ट पंजाब सीएम ने बोला कि भैया ट्रैक्टर स्टंट बैन करो, ठीक है, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी पूरा वही स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ है, नॉट समथिंग आई फाइंड वेरी रेलिवेंट फॉर आवर एग्जाम्स। यहाँ पे बस एक चीज़ प्रीलिम्स वर्दी आई है, यहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जिक्र आ रहा है, अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम याद कर सकते हैं कहाँ पे है, केरला में है, मैच द फॉलोइंग में आ सकती है। क्या है, अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला। ओके, यहाँ पे एक नया, ये भी आप प्रीलिम्स के लिए याद कर सकते हैं, ऑल्दो याद रह जाए तो अच्छा है, वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज ऐसी बहुत सारी चीज़ें कहाँ तक याद करेंगे, बट तब भी एक बार नज़र मार सकते हैं इस पर कि एक नया स्पीशीज, एक नया जीन होता है दैट इज कैंडोलियोमाइसिस।
कैंडोलियोमाइसिस, ऐसे ना, कैंडोलियोमाइसिस, ठीक है। तो ये क्या है? इट इज रिलेटेड विद व्हाट? इट इज रिलेटेड विद मशरूम्स, ओके। ये मशरूम से रिलेटेड, और मशरूम्स क्या होते हैं? मशरूम्स एक टाइप की फंगी होता है, फंगस का एक प्रकार होता है, क्या? मशरूम्स। तो क्या हो जाएगा? कैंडोलियोमाइसिस। मूविंग अहेड। सो यहाँ पे इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट है, अभी भी बहुत आर्टिकल्स आ रहे हैं, आते रहेंगे आगे, हर आर्टिकल कवर नहीं कर सकते हैं। मूविंग अहेड। यहाँ पे ये बात हुई है कि अभी रिसेंटली एक रिजोल्यूशन पास कराया गया था, रिजोल्यूशन आया था यूएन में, जहाँ पे ये बोला गया था कि जो इजराइल पैलेस्टीन का जो वॉर हो रहा है उसमें हमें सीज फायर चाहिए। सीज फायर मतलब कि दोनों तरफ से फायर बंद की जाए, ठीक है। इसका ही रिजोल्यूशन आया था। इंडिया ने यहाँ पे अब्सटेन किया वोटिंग में। अब्सटेन मतलब ना इंडिया ने हाँ में वोट किया, ना ही ना में वोट किया, इंडिया ने वोट ही नहीं किया। और इंडिया ने इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया है कि यहाँ पे जो अक्टूबर 7 को जो वायलेंस हुआ था, अक्टूबर 7 को जो हमास ने इजराइल पे अटैक किया था, उसके बारे में आपने यहाँ पर कुछ भी इसकी कड़ी निंदा नहीं की है, इसलिए हम इस मोशन पे, इस रेजोल्यूशन पे साइन नहीं करेंगे, ऐसा इंडिया का कहना था, ठीक है। ये इंडिया का ऑफिशियल स्टैंड था। बट अगर हम बात करना चाहें कि इंडिया ने क्या सही किया या नहीं, पर इंडिया इसके अलावा और क्या कर सकता था, ठीक है, तो इसके बारे में पूरा आर्टिकल है। तो ये आर्टिकल कहता है कि वही बताया पहले, यहाँ इस आर्टिकल में यही चीज़ समझाइए कि क्या क्या मुद्दा है और इंडिया ने क्या एक्ट किया और इंडिया ने क्या एक्सप्लेनेशन दिया। फिर ये कहते हैं कि ये जो वॉर हो रहा है उसमें डेथ टोल बढ़ रहा है, ठीक है, लोगों की जान जा रही है, लोग मर रहे हैं, ठीक है। एंड ऐसे समय में देयर इज अ नीड फॉर ग्लोबल सॉलिडारिटी टू स्टॉप द वायलेंस। ऐसे समय में वैश्विक एकजुटता की जरूरत है, हमें ग्लोबली एकजुट होना चाहिए ये डिमांड करने के लिए कि भैया जो ये मारपीट है, ये जो वायलेंस है, उसको आप खत्म करो किसी भी तरह से, ठीक है। एंड नई दिल्ली, यानी नई दिल्ली मतलब इंडिया को बोल रहे हैं वो कि इंडिया जो है ट्रेडिशनली एक बहुत ही बैलेंस पोजीशन रखता है इस मुद्दे पे। हमेशा इंडिया ने मतलब 70 साल 75 साल हो गए हैं आज़ाद हुए, हमेशा से ट्रेडिशनली इंडिया ने इसी पोजीशन को फेवर किया है कि कुछ भी हो जाए ह्यूमन लाइफ सबसे ऊपर है, आप वॉर बंद करिए, सीज फायर को लेकर हमेशा से इंडिया इस चीज़ को प्रमोट करता रहा है। एंड इवन जो G20 में इसका रोल था, वहां पे भी इसने कोशिश की कि ग्लोबल डिवाइड्स हैं उनको भरने की, उनको ब्रिज करने की, उनके बीच में एक समझौता कराने की कोशिश की है, ठीक है। तो इन सब कंटेक्स्ट में आप ऐसे इतने इंपॉर्टेंट मुद्दे पे आप चुप हो, आप कुछ नहीं बोल रहे हो, आप कुछ वोट नहीं कर रहे हो, ये शायद सही बात नहीं है, ओके। फिर आगे बोलते हैं कि आप की बात ठीक है कि आप डिमांड कर रहे थे कि जो अक्टूबर 7 को वायलेंस हुआ है उसके बारे में बात होनी चाहिए, बट रादर देन एब्सटेनिंग फ्रॉम वोटिंग आप और कुछ भी कर सकते थे, आपके पास और ऑप्शन थे। क्या क्या ऑप्शन थे? कि यहाँ पे आप एक प्रोमिनेंट डिप्लोमेटिक रोल प्ले कर सकते थे बाकी कंट्रीज के साथ मिलके, और एक और रेजोल्यूशन को प्रपोज करते हैं जहां पर इस अक्टूबर 7 वाले वायलेंस की कड़ी निंदा की जाती, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि आप रादर देन एब्सटेनिंग, आप उस वायलेंस को तो मना करते, लेकिन आप अपनी बात रखने के लिए एक नया रिजोल्यूशन लेके आते बाकी कंट्रीज के सपोर्ट में, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, वो कहते हैं आप ये भी कर सकते थे कि आप मानते हैं कि सीज फायर होना चाहिए और आपने हमेशा से ह्यूमन राइट्स को बहुत प्रोटेक्ट करके रखा है, ह्यूमन लाइव्स को बहुत आप वैल्यू करते हैं, वायलेंस को हमेशा आप कंडेम करते हैं, तो आप मोशन के लिए वोट करते कि हाँ में वोट करते कि हाँ हम चाहते हैं सीज फायर, और अपना जो स्टेटमेंट होता है जहाँ पे बताते हैं कि आप अपने वोट को एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ वोट बोलते हैं, और जब आपका जो स्टेटमेंट ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ वोट है वहाँ पे आप अपने चीज़ों को रजिस्टर कर सकते थे कि यहाँ पे आप अपने रेफरेंसेस बोल सकते हैं कि हमें मोशन तो ठीक लगा पर इस मोशन में बस ये कमी थी कि इसके बारे में अक्टूबर 7 का मेंशन नहीं था। ये एग्जैक्टली दिस इज व्हाट फ्रांस डिड। फ्रांस ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया कि फ्रांस ने भी इस चीज़ के बारे में बोला कि अक्टूबर 7 का मेंशन नहीं था, लेकिन फ्रांस ने वोट किया मोशन के पॉजिटिव में कि चलो कोई बात नहीं, पर हाँ सीज फायर होनी चाहिए, वायलेंस खत्म होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक चीज़ और बोलते हैं, ये कहते हैं कि इंडिया की जो एब्सटेंशन है, इंडिया का वोट ना करना, ये दिखा रहा है कि शायद गवर्नमेंट का जो स्टैंड है वो एक सेफ पोजीशन की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, रादर देन टेकिंग अ फर्म स्टैंड ऑन द वायलेंस। ये कहते हैं कि जो भी आपने वो लिया है, जो भी आपने स्टैंड लिया है कि आप सेफ खेलने की कोशिश करें, ना हाँ में बोला ना में बोला, रादर देन टेकिंग अ फर्म स्टैंड ऑन वायलेंस। और लास्ट में ये बोलते हैं कि ऐसे मुद्दों पे, ऐसे ग्लोबल इंपॉर्टेंस के मुद्दों पे चुप रह जाना, ये शायद
एक अच्छी चीज़ नहीं है। अगर आप एम कर रहे हो एक ग्लोबल टेबल पे, ग्लोबल हाई टेबल पे, एक स्ट्रिक्ट वॉइस अगर आप डिमांड कर रहे हो, आप कह रहे हो कि मैं वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ हूँ, मैं छोटे देशों को, डेवलपिंग देशों को प्रेजेंट कर रहा हूँ, और इतने गंभीर मुद्दे पे अगर आप चुप हो जा रहे हो, तो शायद ये एक अच्छा सिग्नल नहीं दे रहा है। तो दैट इज व्हाट आर्टिकल इज ट्राइंग टू से। सो द थिंग इज कि शायद इस आर्टिकल में जो चीज़ें बोली गई हैं वो डायरेक्ट आप एग्जाम में नहीं लिख सकते हो, बट ये आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करेगी कि आप वेल रीजन्ड फैक्ट्स के थ्रू, आप एक अच्छी भाषा के थ्रू, एक बहुत ही परफेक्ट क्रिस्प आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू आप कभी कभी गवर्नमेंट की पोजीशंस को डिनाई भी कर सकते हो, या फिर गवर्नमेंट जो कर रही है, ये गवर्नमेंट ने जो किया है उसके लिए आप काउंटर आर्ग्यूमेंट्स एक प्रोफेशनल वे में किस तरह से दे सकते हो, रादर देन गोइंग लाइक अ टीवी डिबेट कि नहीं 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 गलत किया, नहीं 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 सही किया। आप प्रॉपर आर्ग्यूमेंट्स दीजिए तो वो बहुत अच्छा साउंड करेगा। सो मूविंग अहेड, we will be covering this article about railways. So it is a part of 3-day series by the Hindu, where they will be covering the problems with the railways, what are the solutions and the way forward. So in the newspaper of 30th they covered the problems. So what we learned is that जो पैसेंजर सर्विसेज हैं जिसमें हम ट्रैवल करते हैं, पैसेंजर सर्विसेज लॉस में है, एंड जो फ्रेट है, जो मालगाड़ी वाला सामान है, फ्रेट जो है वो सारे लॉसेस को रिकवर करता है, फ्रेट जो है वो प्रॉफिट तो जनरेट करता है, बट द थिंग इज कि जो फ्रेट का जो शेयर है, जो फ्रेट का जो अमाउंट ऑफ फ्रेट जो आप रेलवेज के थ्रू लेके जा रहे हो वो कम होता जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम है कि रेलवे को हमें कैसे वायबल बना के रखना है, वायबल या फिर कैसे हमें चालू हालत में बना के रखना है, प्रॉफिटेबल बना के रखना है, ताकि वो लॉस में ना जाए। ठीक है, उसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि हमें दो चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे आर्टिकल कहता है हमें दो चीज़ें करनी पड़ेंगी। फर्स्ट क्या हो रहा है कि रिड्यूस्ड ओवरऑल लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, कि जितना भी आपका सामान इधर से उधर ले जाने का जो चीज़ है उसको कम करो फर्स्ट। सेकंड चीज़ इम्प्रूविंग ग्रीन मोबिलिटी। ग्रीन मोबिलिटी के ऊपर क्यों फोकस किया जा रहा है? इसलिए फोकस किया जा रहा है क्योंकि अब देखो जैसे चीज़ें आ रही है हमारे पास, PAT स्कीम करके आ रही है, पैट स्कीम है, जहाँ पे कंपनीज को बोला गया है आप अपने एमिशंस को कम करिए। कार्बन ट्रेडिंग जैसी स्कीम्स आ रही हैं। ठीक है, तो जिसमें होता क्या है कि यहाँ पे आप जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको आप इंसेंटिवाइज करो कि आपके जो गुड्स बन रहे हैं उससे कार्बन एमिशन, उससे पॉल्यूशन जो है वो कम होना चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन में बहुत सारा कार्बन एमिट कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं वो मेरे कार्बन ट्रेडिंग में खराब चीज़ हो जाएगी, या फिर मेरे कार्बन जो ऑब्लिगेशन है वो कम करेगा। एज अ रिजल्ट जो नए नए मैन्युफैक्चरर्स होंगे, नई नई इंडस्ट्रीज होंगी, वो उन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा प्रेफर करेंगे जो ग्रीन इन नेचर है, जिनका कार्बन फुटप्रिंट कम है। तो हमें अगर बात करना चाहिए कि हमारे व्हाट इज कैन बी द वे फॉरवर्ड फॉर रेलवेज, कि रेलवेज को किन चीज़ों पे काम करना है, तो पहला चीज़ क्या है कि कॉस्ट को कम करना है, सामान इधर से उधर ले जाने की जो कॉस्ट है। दूसरा ग्रीन मोबिलिटी के ऊपर फोकस करना है। ग्रीन मोबिलिटी एक बहुत ही आगे प्रॉफिटेबल वेंचर बनने जा रहा है। ठीक है, फिर हमारे पास दो पॉलिसीज भी हैं जहाँ पे हम रेलवे सेक्टर्स को इम्प्रूव करने की बात कर रहे हैं। पहला है गति शक्ति पॉलिसी, दूसरा है नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी। ठीक है, ये भी याद रखनी, गति शक्ति पॉलिसी में भी रेलवे कवर है, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी में भी रेलवेज कवर है। ओके, मूविंग अहेड, फिर हम बात करेंगे कि हमने अब क्या क्या चीज़ें की हैं, व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑलरेडी। तो हमने ऊपर दो पॉलिसीज पढ़ी थी, उसके बाद हमने ये भी बताया कि कुछ कुछ रूल्स को आपने रिलैक्स किया है कार्गो ले जाने के लिए। ठीक है, बल्क कार्गो मतलब एक खट्टे बहुत सारा सामान इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने वाले में कि आपने कुछ रूल्स को रिलैक्स किया है फर्स्ट। सेकेंड, आपने प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल्स, मतलब फ्रेट टर्मिनल समझ लो प्राइवेट प्लेटफॉर्म बना दिया, गुड्स का प्लेटफॉर्म, जैसे पैसेंजर्स का प्लेटफॉर्म होता है वैसे गुड्स को उतारने का प्लेटफॉर्म है, तो वो प्राइवेट एंटिटीज को दे दिया, जैसे प्राइवेट वेयर हाउसिंग हो रही है, प्राइवेट कोल्ड स्टोरेज हो गया है। तो जिससे होता क्या है कि वहाँ पे कंपटीशन आता है और वहाँ पे बेटर क्वालिटी सर्विसेज आती हैं। तो पहली चीज़ क्या हो जाएगी कि रूल्स को रिलैक्स किया। दूसरा है प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल्स को हम लेके आए हैं, प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल्स लेके आए, प्राइवेट सेक्टर को हम लाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड वो बोल रहे हैं कि आपने बोला कि प्राइवेट प्लेटफॉर्म बनाओ, प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल बनाओ, उसके साथ साथ आपने बोला 16,000 प्राइवेटली ओन्ड वैगन्स भी लेके आओ। वैगन्स मतलब वही गाड़ियों के डब्बे। ठीक है, गाड़ी के डिब्बे हैं। तो अब जैसे मान लो जैसे हम देखते हैं कि जो एयरप्लेन्स होते हैं, तो बहुत बार देखा गया है कि जो
एक कंपनी है DHFL करके, जो कुरियर सर्विसेज की कंपनी है। तो बहुत बार देखा जाता है कि इस तरह की कंपनीज ना पूरे पूरे प्लेन्स ही ओन कर लेती है ताकि उनकी शिपिंग सर्विसेज में ईजी है। वैसे ही आप क्या कर रहे हो कि आप कह रहे हो कि मालगाड़ी जो है, मतलब ये इंजन है मालगाड़ी का, तो पीछे के पूरे डिब्बे जो लगे होंगे ना, वो प्राइवेटली ओन्ड है। कि ये मान लो DHFL ने ले लिया, ये मान लो अमेजोन का डिब्बा लग गया, ठीक है। तो प्राइवेटली ओन्ड वैगन्स, प्राइवेटली ओन्ड डिब्बे लेके आओ, ताकि आप स्पेशलाइज्ड ट्रैफिक्स को, ऑटोमोबाइल जैसी चीज़ों को, जैसे मान लो Hyundai ने अपना लगा दिया, तो Hyundai अब ट्रेन के थ्रू अपनी कार्स की डिलीवरी करा सकती है, बाइक्स की डिलीवरी करा सकती है, ठीक है। ये सब चीज़ करा हो तो आप प्राइवेटली ओन्ड वैगन्स को है, प्राइवेट एंटिटी को बोल रहे हो कि अब आप वैगन को यूज़ करो। अब क्या होगा, जब प्राइवेट को, हमने प्राइवेट एंटिटी को बोलते हैं कि आप अपने डिब्बे लेके आओ, तो अब क्या होगा, प्राइवेट एंटिटी जो है वो नए नए प्रोडक्ट्स भी लेके आ सकते हैं। पहले क्या होता था कि एक बड़ा सा डिब्बा है, प्राइवेट एंटिटी ने इसमें बुक करा लिया कि अच्छा भाई मुझे इतना सामान भेजना है, मुझे 10 किलो सामान भेजना है, 100 किलो सामान भेजना है। अब क्या हो रहा है, पूरा पूरा डिब्बा मेरा है, तो मैं नई नई चीज़ें भी भेज सकती हूँ, या जो सोफेस्टिकेटेड चीज़ें हैं मैं अपने हिसाब से रख रखाव करके उसको भेज सकती हूँ। एज अ रिजल्ट नई नई आप चीज़ें, स्पेशलाइज्ड ट्रैफिक आएगा, नए नए चीज़ों को अब आप रेलवेज के थ्रू ट्रांसपोर्ट करना शुरू करेंगे, ठीक है। फोर्थ चीज़ यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप अब और क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर एनकरेज करो कि आप नए टाइप के वेगन्स को लेके आओ, नए टाइप के डब्बे लेके आओ, जो आपके एफिशिएंट लोडिंग के लिए अच्छे हैं, मतलब आपकी एफिशिएंसी बढ़ाएं, टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करो। जैसे मान लो कि ऑटोमेटिक डोर्स ओपन हो रहे हैं या रैंप निकल रहा है, कुछ भी, मतलब आप नए नए टेक्नोलॉजीज को लेके आने के लिए और उसको और लिबरलाइजेशन ऑफ द वेगन को करो। दूसरा वो कह रहे हैं, आई थिंक दैट्स इट, हाँ। दूसरा ये कह रहे हैं कि आप नए नए कमोडिटीज़ को देखो, जैसे कि फ्लाई ऐश, ठीक है। तो जनरली रेलवेज क्या क्या ट्रांसपोर्ट करती है, कोल हो गया, स्टील हो गया, आयरन हो गया, ये सब को ट्रांसपोर्ट करती है। वो कह रहे हैं कि और नए नए कमोडिटीज़ को देखो जिसको आप ट्रांसफर कर सकते हो, जैसे कि फ्लाई ऐश है। तो वही है कि जैसे बिजनेस एक्सपैंड कर रहे हो तो ज़्यादा कमोडिटीज़ को रीच आउट करो, तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा रिवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स मिलने की संभावना है। तो ये बेसिकली कि रेलवेज में क्या क्या इश्यूज थे, रेलवेज को हम किस तरह से सही कर सकते हैं। तो लॉजिस्टिक्स इंप्रूव करिए, ग्रीन मोबिलिटी पे फोकस करिए, 2 स्कीम्स ऑलरेडी चल रही हैं, ठीक है। फिर आप क्या क्या हमने किया था, हमने प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल्स किए थे, हमने रूल्स को रिलैक्स किया, हमने प्राइवेट वेगन्स को भी लेके आए थे। और हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर नए वेगन्स के साथ टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड वाली चीज़ें लेके आ सकते हैं, नई कमोडिटीज़ को हम लेके आ सकते हैं, ठीक है। फिर एक ये आर्टिकल आया है, एक्सपेंशन ऑफ सेटलमेंट्स इन फ्लड प्रोन एरियाज, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि जहाँ पे बाढ़ आने की ज़्यादा संभावनाएं हैं, वहाँ पे हम देख रहे हैं कि वहाँ पे लोग ज़्यादा बसने लगे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कंसेप्ट समझना ज़रूरी है कि फ्लड प्लेन क्या होता है, ठीक है। फ्लड प्लेन क्या होता है, तो यानी कि ये मान लो ये हमारे पास लैंड सरफेस है, ठीक है। यहाँ पे नदी बह रही है, ठीक है। तो जो यहाँ वाला बिल्कुल नदी के सबसे पास वाला एरिया, रिवर के बिल्कुल माउथ वाला एरिया, उसको हम बोलते हैं फ्लड प्लेन, ठीक है। फ्लड प्लेन क्यों, क्योंकि अगर कभी नदी में स्तर बढ़ गया और फ्लड्स आ गए, तो ये वाला एरिया ही जो है यहाँ पे ही मतलब इसी प्लेन वाले एरिया में फ्लड्स आएंगी, ठीक है। तो जो प्लेन्स का एरिया जहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्लड्स आने की संभावना है, उसको आप फ्लड प्लेन कह रखे हो, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, ये हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हमारा इतना लैंड है, ऐसे लैंड सरफेस है, तो लोग यहाँ तक रहें और इस एरिया को खाली छोड़ दें, यहाँ पे पेड़ पौधे लगे रहें, ताकि कभी भी अगर बाढ़ जैसी सिचुएशन आए तो ये एरिया डूब भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लोगों के सेटलमेंट को हार्म नहीं होगा, ठीक है। पर आर्टिकल ये कहता है कि अब देखा गया है कि रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, ठीक है। लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं, शहरों में नई अपॉर्चुनिटीज तलाश कर रहे हैं, माइग्रेशन हो रही है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो इनफॉर्मल लोग हैं या फिर जो जिनके पक्के घर नहीं है, पक्के मकान नहीं है, जिनको बहुत सस्ते में घर चाहिए, तो दे आर फोर्स्ड, तो वो चूज नहीं करे, बट दे आर फोर्स्ड टू मेक टू हैव शेल्टर ऑन दीज, यू नो, टू मेक शेल्टर ऑन फ्लड प्लेन, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो चीप है, वहाँ पे आप वहाँ पे टेम्पररी शेल्टर लगा सकते हो। तो जिसकी वजह से अब क्या हो रहा है कि कभी कभी बाढ़ आएगी, एक तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बाढ़ के चांसेस जो है वो ज़्यादा बढ़ गए, तो जब भी बाढ़ आएगी तो ये लोग जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं, ठीक है। तो वो यही कह रहे हैं कि देखा गया है कि पिछले कुछ सालों में अब ज़्यादा सेटलमेंट्स हो रहे हैं फ्लड प्लेन में, और इसका रीज़न ऑब्वियसली माइग्रेशन है, ये सब है। वो कहते हैं कि जो फ्लड्स की भी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। अकेला बेंगलुरु शहर जो है, बेंगलुरु शहर में ही फ्लड्स ने 225 करोड़ का नुकसान किया एक साल के अंदर, जो कि बहुत बहुत बड़ी रकम है, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि इनफॉर्मल हाउसिंग क्यों हो जाती है, बिकॉज लैंड वेकेंट रहती है, लैंड खाली पड़ी रहती है और कोई इसको लेता नहीं है, इसलिए आप आसानी से ये लोग इंक्रोचमेंट भी कर लेते हैं फ्लड प्लेन्स पे, ठीक है। दूसरा ये कहते हैं कि
वी डो नॉट, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास गवर्नेंस का कोई प्रोसेस भी नहीं है। मतलब यहाँ पे आप कह रहे हो ना कि गवर्नमेंट क्यों नहीं रोकती, द थिंग इज कि गवर्नमेंट रोकने जाएगी तो गवर्नमेंट को खुद घर प्रोवाइड कराने पड़ेंगे, ठीक है, गवर्नमेंट को खुद घर प्रोवाइड कराने पड़ेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो गवर्नमेंट के जो प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे हमारे पास हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है या CRZ रूल्स हैं या कुछ भी टाइप के रूल्स हैं, वो अप्लाइड नए कंस्ट्रक्शंस पे होते हैं एंड ओनली टू बिग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो ये इस तरह की जो चीज़ होती है EIA CISZ या गवर्नमेंट के जो भी और रेगुलेशन है कि कहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन करना है कहाँ पे नहीं, वो सिर्फ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे होते हैं, छोटे प्रोडक्ट्स पे नहीं होते हैं। एंड जो फ्लड प्लेन पे आपने इंक्रोचमेंट किया है वो जनरली छोटे लेवल का ही होता है, ठीक है। तो फिर वो बताते हैं कि अब इसकी वजह से हमने देखा कि किस तरह से जो फ्लड प्लेन पे लोग रह रहे होते हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल टू फ्लड होते हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि हमें एक प्रॉपर साइंटिफिक मैपिंग करनी चाहिए फ्लड प्रोन जोन्स की, और वहाँ पे कैसे प्लानिंग करनी है उसको देखना चाहिए। ही ऑल्सो गेव द एग्जाम्पल ऑफ रिवर साइड सेटलमेंट्स। एक इन्होंने और बताया कि अगर चलो ठीक है क्योंकि घर बनाने हैं तो हम किस तरह के घर बना सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टिल्ट हाउसेस, ओके। तो व्हाट आर दीज स्टिल्ट हाउसेस, जैसे हमने वेलकम मूवी में देखा था कि उनका घर ना नीचे लकड़ियों से सपोर्टेड था, ठीक है। तो आप ऐसा कुछ लकड़ियों से सपोर्टेड घर बनाओ ताकि अगर बाढ़ आए तो ये लकड़ियों में आए, आपका घर ना डूबे। तो आप फ्लड से बचने के लिए क्या कर सकते हो, आप स्टिल्ट हाउसेस बना सकते हो, जो ये नीचे सपोर्ट है इन्हीं को हम स्टिल्ट बोलते हैं, ओके। देन मूविंग अहेड, एक न्यूज़ आई थी कि मराठा में वायलेंस हो रहा है, क्यों हो रहा है, बिकॉज देयर डिमांड फॉर रिजर्वेशन है बाय दी मराठा कम्युनिटी। बस इतना जानना है कि क्या हो रहा है, क्यों है, क्या है, व्हाट इज दिस जरांगे पाटिल एडमेंट एंड ऑल दैट, नो नीड टू गो इनटू दैट, ओके। यहाँ पे एक न्यूज़ आई है कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सेंटर को कि CIC और SIC में जो वैकेंसीज हैं उसको आप भरिए। तो लेट्स सी कि CIC SIC के बारे में क्या चीज़ें हैं जो हमारे एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। तो CIC क्या है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन हो जाएंगे। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी मतलब किसी एक्ट के अंदर बनाई गई है। किस एक्ट के अंदर बनाई है, RTI एक्ट 2005 के अंदर बनाई गई है CIC, ओके। तो इसके जो कॉम्पोजिशन होता है क्या होता है, एक चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन होता है, 1 CIC दैट इज चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, एंड बाकी मैक्स टू मैक्स 10 IC हो सकता है दैट इज इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो पूरी बॉडी की है वो 11 हो सकती है, 11 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, ठीक है। 1 CIC एंड मैक्स टू मैक्स 10 IC हो सकते हैं, ठीक है, इस बॉडी में। दूसरा, इनको जब सेलेक्ट करते हैं, यहाँ हम वैकेंसीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो इनके लिए एक सिलेक्शन कमेटी बनाई जाती है कि जो लोग इनको अपॉइंटमेंट को अप्रूव करेंगे, उसमें होते हैं हमारे पास प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, लोकसभा में जो भी अपोजिशन के लीडर चुने हैं वो बैठेंगे, और तीसरे यूनियन होम मिनिस्टर हैं, ये तीनों बैठेंगे और डिसाइड करेंगे कि किस तरह से आपके इंफॉर्मेशन कमीशन के लोगों को नियुक्त करना है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और इनका टेन्योर कैसा होता है, तो टेन्योर जितना सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी उतना ही टेन्योर होता है, ठीक है। ये स्पेसिफिकली 2019 में इसको अमेंड किया गया था। पहले इनका टेन्योर 3 साल का होता था, लेकिन अब उसको हमने अमेंड कर दिया है और अब बोला है कि क्या टेन्योर होगा, कितने समय के लिए ये लोग अपनी पोजीशन पर रहेंगे, वो कौन डिटरमाइन करेगा, वो डिसाइड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। दैट इज अबाउट सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। मूविंग अहेड, यहाँ पे बात आ रही है इंडेफिनेट सस्पेंशन फ्रॉम अ हाउस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। तो यहाँ पे केस ये था कि यहाँ पे एक आम आदमी पार्टी के राज्यसभा मेंबर है मिस्टर राघव चड्ढा, तो उनको इनडेफिनेट सस्पेंशन कर दिया गया। उन्होंने कुछ किया होगा हाउस में जिसकी वजह से उनको सस्पेंड तो किया गया। जैसे जनरली होता क्या है कि जब आप किसी को सस्पेंड करते हो तो आप बोलते हो 10 दिन के लिए सस्पेंडेड है, आप 15 दिन के लिए सस्पेंडेड है, बट इस केस में यहाँ पे कोई डेट नहीं बताई गई है कि कितने दिन के लिए सस्पेंडेड है, जब हमारा मन होगा हम आपको बुला लेंगे। तो ऐसे को हम कहते हैं इनडेफिनेट सस्पेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कहती है, CGI कह रहे हैं कि ये मैटर ऑफ कंसर्न है, ठीक है, मैटर ऑफ कंसर्न है। क्यों मैटर ऑफ कंसर्न है, क्यों इशू है, उसके बारे में बात करते हैं। तो द थिंग इज कि कोई भी एक MP है, ठीक है, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो एक अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अगर वो लोकसभा के हैं, या फिर अपने स्टेट या UT को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अगर वो राज्यसभा के हैं। तो इस केस में जैसे हम बात करते हैं मिस्टर राघव चड्ढा के बारे में, तो वो दिल्ली एज अ UT को राज्यसभा में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम उनको इनडेफिनेट सस्पेंशन कर देंगे, इनडेफिनेट समय के लिए सस्पेंड कर देंगे, तो जिस एरिया को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो अंडर रिप्रेजेंटेड होगा, वहां से तो कोई रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं बचा। अगर आपने उनको ही हटा दिया और बताया ही नहीं कितने दिनों के लिए हटा रहे हो, तो वो एरिया अंडर रिप्रेजेंटेड हो जाएगा, वहां से रिप्रेजेंटेशन की कमी हो जाएगी, ठीक है।
हमारा संविधान भी ये चीज बोलता है कि अगर कोई सीट, ठीक है, एमपी की सीट मतलब लोकसभा में या राज्यसभा में कोई भी सीट अगर खाली है, ठीक है, अगर 6 महीने से ज्यादा खाली है तो अब उसमें बाई इलेक्शन कराओ। बाई इलेक्शन मतलब दोबारा इलेक्शन कराओ उस सीट पे, यानी कोई भी एक सीट मोर देन 6 महीने खाली नहीं रह सकती है। ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट भी जानता है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी अंडर रिप्रेजेंटेड रह जाएगी, इसलिए मैक्सिमम 6 महीने है, उससे ज़्यादा है तो आप इलेक्शन कराइए। बट अगर हम यहाँ पे इनडेफिनेट सस्पेंड करें, हमें बताया ही नहीं कितने दिन के लिए, शायद 10 दिन, 12 दिन, 1 महीना, 6 महीना, 1 साल, आपने बताया ही नहीं कितने समय के लिए इनडेफिनेट सस्पेंशन हो रहा है, तो यहाँ पे ये कंडीशन वॉयलेट होती दिख रही है। मतलब जब सस्पेंड किया है तो यहाँ पे बाई इलेक्शन तो होगा नहीं, क्योंकि आपको हटाया तो नहीं गया, वेकेंट नहीं हुई है सीट, बस आप सस्पेंडेड हो। ठीक है, तो इस केस में आप बाई इलेक्शन भी नहीं करा सकते हो, पर यहाँ पे आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी अंडर रिप्रेजेंटेड है, कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिप्रेजेंट भी नहीं हो रहा है कोई, और आप क्योंकि वेकेंट नहीं है सीट तो बाई इलेक्शन भी नहीं हो सकते। एज अ रिजल्ट ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है, दैट इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट ने कहा। मूविंग अहेड, यहाँ पे पूरा फिर स्टेट रिलेटेड न्यूज है। यहाँ पे बेसिकली एक बात बताई गई कि छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, कि जो डेमोक्रेसी है गोज टू द ग्रास रूट्स एज मोर पोलिंग बूथ्स कम अप इन हैमलेट्स। हैमलेट्स मतलब जो छोटे छोटे एरियाज हैं वहाँ पे भी नए नए पोलिंग बूथ्स आ रहे हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्यों है स्पेशली फॉर अ रीजन लाइक छत्तीसगढ़, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक नक्सल अफेक्टेड एरिया है। ठीक है, नक्सल अफेक्टेड एरिया है, और नक्सल अफेक्टेड एरिया में अगर इलेक्शन के बूथ्स आ रहे हैं दैट मीन्स कि लोगों की तरफ गवर्नमेंट हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रही है, और लोग भी उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, लोग उसके खिलाफ विरोध नहीं कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा साइन है कि जो वायलेंस हमने इतने सालों में देखा है वो कम हो रहा है, और हम एक प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो व्हाट इज नक्सल आइडियोलॉजी, पहले नक्सल्स होते कौन हैं, क्या करते हैं, ये क्यों मतलब वायलेंस इतना रहता है, बात करते हैं। तो नक्सल्स जो होते हैं वो एंटी स्टेट होते हैं, मतलब सरकार के खिलाफ होते हैं। उनको ये लगता है कि उनकी जो भी मिजरीज हैं, कि अगर वो अंडर डेवलप्ड हैं या पुअर हैं, या उनसे उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास हेल्थ नहीं है, एजुकेशन नहीं है, वो सब सरकार की गलती है। ठीक है, और सरकार का जो काम है वो सरकार उनके वेलफेयर की तरफ काम करने की बजाय उनकी पीड़ाओं को और बढ़ा रही है। दैट मीन्स दे आर व्यूइंग स्टेट एज एग्रेसर एंड वायलेटर ऑफ देयर राइट्स। ठीक है, तो उनको लगता है कि सरकार जो भी काम करती है वो हमारे हित में नहीं है। ऐसा क्यों होता कि ऐसे इसलिए होता क्योंकि 1960s में क्या हुआ, जब हमारे पास लैंड का जो लैंड रिफॉर्म मूवमेंट चल रहा था और लैंड एक्विजिशन चल रहा था, उस समय में ये हुआ कि जो भी नक्सल वाले एरियाज हैं वहाँ पे रहने वाले जो ट्राइबल्स थे मेनली, ठीक है, तो ट्राइबल्स थे, तो इनकी जो लैंड है, इनकी लैंड पे बहुत सारे ज़मींदार आ गए, या फिर इनकी लैंड को हमने डैम्स के लिए एक्वायर कर लिया, लेकिन इनको अच्छा मुआवजा नहीं मिल पाया, रिहेबिलिटेशन नहीं मिल पाया, इनको अपना कल्चरल कनेक्ट से ऐसा लगा कि इनके कल्चर से इनको जुदा करने की बात हो रही। इस वजह से क्या हुआ है, ये लोग वायलेंट हो गए। ठीक है, तो इनकी लैंड छिन गई इनसे, ये लोग वायलेंट हो गए, इनके पास पैसे भी नहीं हैं, इनको बहुत ज़्यादा गरीबी में भी रहना पड़ रहा है, इसलिए इनको लगता है कि सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं वही इनकी गरीबी का, वही इनकी बैकवर्डनेस का कारण है। एज अ रिजल्ट दे बिकम एंटी स्टेट, और वो स्टेट के अगेंस्ट वायलेंस करते हैं। अब ऐसे में अगर नक्सल एरियाज में, नक्सल अफेक्टेड एरियाज में इलेक्शन बूथ, पोलिंग बूथ आ रहे हैं, तो दैट इज़ अ गुड साइन, दैट इज़ शोइंग कि पीपल आर विलिंग दैट गवर्नमेंट आए और उनके लिए काम करे, और पीपल आर विलिंग कि वो भी अब अपना एक्सरसाइज करें वोट, तो दैट इज़ अ गुड न्यूज़। तो आप बेसिकली जैसे इंटरनल सिक्योरिटी में हम कवर करते हैं नक्सल वाली चीज़ को, तो आप इंटरनल सिक्योरिटी वाली नोट्स में इसको छोटा सा ऐड कर सकते हैं, दैट कैन बिकम अ गुड वैल्यू एडिशन। ओके, मूविंग अहेड, यहाँ पे फिर से वही बात आया है कि नेवी के जो 8 लोग, पुराने एक्स नेवी के 8 पर्सनल्स को कतर ने आपको डेथ पेनल्टी सुनाई थी, तो उसके क्या क्या है, तो फटाफट हमने ये 3 दिन से पिछले हम कर रहे हैं, फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि इंडिया के पास क्या क्या ऑप्शन है। पहला कि लीगल अपील्स टू हायर जुडिशरी करें, मतलब जो भी कतर की सुप्रीम कोर्ट है या जो भी मतलब हायर जुडिशरी, उनसे बोलें कि आप एक बार फिर से केस को देखिए। दूसरा, आप डिप्लोमेटिक चैनल्स में जाइए, ठीक है, कि आप अपने एम्बेसडर्स और ऑफिशियल से बात करिए। तीसरा, कि आप प्राइम मिनिस्टर लेवल पे बात करिए और उनसे कहिए कि अरे अच्छा माफ़ी दे दीजिए, गलती हो गई, या जो भी है। तो आप इन 3 लेवल्स पे कर सकते हैं, तो जुडिशरी के लेवल पे, डिप्लोमेटिक या ब्यूरोक्रेसी के लेवल पे, देन डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे। ठीक है, अच्छा, ये मुद्दा इतना क्यों इम्पोर्टेंट हो रहा है, ये
इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और स्पेसिफिकली कतर के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो कतर के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए, जब भी ऐसा कुछ मुद्दा आता है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इंडिया के रिलेशंस के बारे में बात हो जाती है, ठीक है। इंडिया के रिलेशंस के बारे में बात हो जाएगी, इस केस में कहाँ के रिलेशन है, वेस्ट एशिया के रिलेशंस के बारे में बात हो जाएगी। तो ये काफ़ी सेंसिटिव मुद्दा बन जाता है, ठीक है। तो वही है यहाँ पे डिप्लोमेटिक रिलेशन। तो वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर कतर, तो कतर के लिए इम्पोर्टेंट, हम क्यों सोचें कि कतर इन लोग को माफ़ी दे देगा या मर्सी की प्ली मान जाएगा, क्यों? क्योंकि पहली बात, हमारे कतर के साथ अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशन हैं। दूसरा क्या हो रहा है कि कतर में बहुत सारे इंडियंस हैं जो काम कर रहे हैं, डायोस्पोरा है वहाँ का। एज ए रिजल्ट वो भी प्रेशर बनाएंगे गवर्नमेंट पे कि आप हमारे फेलो इंडियंस के साथ थोड़ा बेटर ट्रीटमेंट करें या इनकी जो प्ली है उसको कंसिडर करें, ठीक है। तो डायोस्पोरा वाला एंगल आ जाएगा। थर्ड, यहाँ पे बात आएगा कि हमारे पास 2015 में हमने एक अग्रीमेंट किया था ऑन एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स, ठीक है। हमने एक अग्रीमेंट किया था ऑन एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स, जहाँ पे बोला गया था कि इंडिया का कोई प्रिजनर अगर कतर में है तो कतर उस प्रिजनर को इंडिया को दे देगा और वो फिर इंडियन प्रिजन में रहेगा, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर कतर का कोई प्रिजनर इंडिया में है तो इंडिया उस प्रिजनर को कतर को दे देगा और वो कतर के प्रिजन में रहेंगे। तो ये हमारे पास अग्रीमेंट था। तो इन सब के तहत हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कतर से कुछ राहत की खबर आए। फिर यहाँ पर एक बात हुई है, डेटा लीक फ्रॉम आईसीएमआर का पोर्टल, डेटा लीक हो गया है, ठीक है। कितना हुआ है, साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ने ऐसा कहा है कि अप्रॉक्सीमेटली 81 करोड़ इंडियन का आधार कार्ड, पासपोर्ट कार्ड का डेटा जो है वो लीक हो गया है, ठीक है। तो इसको भी हम, साइबर सिक्योरिटी का टॉपिक आता है इंटरनल सिक्योरिटी में, वहाँ पे करंट अफेयर्स में हम एग्जाम्पल डाल सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर डोमेन से रिलेटेड हर साल एवरी ईयर क्वेश्चन आता है, तो मीन्स में GS3। तो इट्स बेटर कि आप एज अ करंट अफेयर ओरिएंटेड वैल्यूडेशन उसमें ऐड कर सकते हैं नोट्स में। मूविंग अहेड, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। यहाँ पे भी फिर से एक GS3 का वैल्यूडेशन हमारे पास आता है कि एक रिपोर्ट आई कि सिर्फ 3 ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिन्होंने मिनिमम वेज पॉलिसी को अपनाया है, ठीक है। सिर्फ 3 हमारे पास, मतलब इन्होंने 12 को सर्वे किया था, उसमें से सिर्फ 3 आउट ऑफ 12। तो ये इशू आएगा कि हमारे पास क्या हो रही है कि पहली चीज़, अगर हम लेबर इश्यूज के बारे में बात करते हैं तो लेबर इश्यूज में आप ये बताएंगे कि मोस्ट ई कॉमर्स platforms do not have a minimum wage policy, जिसकी वजह से क्या होता है, लेबर एक्सप्लॉयटेशन होता है, ठीक है। इनइक्वालिटी जैसी चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक, और इनफॉर्मल इकोनॉमी देखने को मिलती है, ठीक है। इनफॉर्मल इकोनॉमी कैसे हो जाएगी, अब क्या हो रहा है कि अब आपने बोला है कि मिनिमम वेज लगाओ, आपने मिनिमम वेज पॉलिसी जैसी चीज़ लेके आए। अब वो क्या करेगा, वो कहेगा कि ऐसा करो, तुम्हें हम कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं रख रहे हैं, वर्कर से कहेगा तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं रख रहे हैं, तुम्हें बस एम्प्लॉय कर लिया है ताकि हमें आपको मिनिमम वेजेस ना पे करने पड़े, हमें गवर्नमेंट को दिखाना ही नहीं पड़े कि आप हमारे पास एम्प्लॉयड हो, और ताकि हमें आपको जो भी प्रोटेक्शन सेफ गार्ड्स हैं वो ना देने पड़े, ठीक है। दूसरा क्या हो रहा है कि जब इनको कम पैसा मिलेगा, ठीक है, व्हेन दे विल गेट कम पैसा, तो वो क्या करेंगे, चीप प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। चीप प्रोडक्ट्स पे जाएंगे, ऐसे प्रोडक्ट्स पे जाएंगे जिन पे टैक्सेस माफ़ हो जा रहे हैं या बिल नहीं बना रहा है या GST नहीं लग रहा है, ठीक है। इनफॉर्मल चीज़ें, तो इनफॉर्मल इकोनॉमी, इनफॉर्मल चीज़ों को ज़्यादा बूस्ट करती हैं ऐसी चीज़ें। और ये एक लेबर इशू है कि लेबर को अपने राइट्स जो हैं वो नहीं मिल रहे, लेबर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ठीक है। कि जब वो उतना काम कर रहा है पूरे दिन भर में, तब उसको उतना पैसा क्यों नहीं मिल रहा है। मूविंग अहेड, यहाँ पे बस यही बात हुई है कि यहाँ पर जो बाइडेन जो US के प्रेसिडेंट है, उन्होंने बोला है कि AI को रेगुलेट करने के लिए कुछ ऑर्डर्स लेके आइए, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ऑर्डर टू एनेबल रेगुलेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके। तो यहाँ पे हम अगर बात करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम कैसे रेगुलेट करें, तो हम बताएंगे कि US में एक ऐसा एक्ट आ चुका है जहाँ पे क्या होगा कि ऑल द कंपनीज दैट आर डेवलपिंग AI सिस्टम्स, ठीक है, उनको US गवर्नमेंट को नोटिफाई करना पड़ेगा about what is the implication of the technologies
ऑन नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इकोनॉमी एंड पब्लिक हेल्थ। ठीक है, तो बेसिकली जो भी आप एआई पे काम कर रहे हो, जो भी कंपनी, वो गवर्नमेंट को बताएगी कि उनकी जो टेक्नोलॉजी है उनका नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमी एंड पब्लिक हेल्थ पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, एंड ऑल्सो एक एआई सेफ्टी बॉडी भी बनाएगी जो पूरी चीज़ को मॉनिटर करेगी। तो वही पूछ सकते हैं कि एआई के लिए हम क्या कर सकते हैं, या बाकी कंट्रीज क्या कर रहे हैं, तो हम उसमें यूएस का एग्जाम्पल डाल सकते हैं। मूविंग अहेड, आई थिंक दैट वॉज इट। अब यहाँ से स्पोर्ट्स का सेक्शन शुरू हो गया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।